हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैं अनूप शर्मा हाजिर हूँ आपके सामने लेकर के एक नया और इम्पोर्टेंट टॉपिक। नाम है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन एंड वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। बच्चों, कुछ ऐसी प्रॉब्लम होती है जिसमें दो पार्टिकल चल रहे होते हैं और आपसे पूछा जाता है ये कब एक दूसरे को कैच कर लेंगे, कहाँ पे कैच कर लेंगे, या नहीं कैच कर पाएंगे तो इनके बीच का जो मिनिमम सेपरेशन होगा वो क्या होगा। ऐसे न्यूमेरिकल्स के लिए जो मेन कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होता है उसको कहते हैं वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन एंड वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। एक लाइन का कॉन्सेप्ट है और इस कॉन्सेप्ट को हम वैराइटीज़ ऑफ क्वेश्चन में इस्तेमाल करते हैं। कई जगह इसका इस्तेमाल करते हैं, कई तरीके के क्वेश्चन में इसका इस्तेमाल करते हैं। यानी ये 100 तालों की एक चाबी है जिसे आप मास्टर की भी कह सकते हैं। तो देखिए फिर कॉन्सेप्ट क्या है। तो कॉन्सेप्ट के लिए हम लोगों ने देखे, सबसे पहले आपको ये बताया कि मान लीजिए ये कुछ सेपरेशन डिस्टेंस हो गई d। अभी इस सेपरेशन d पे दो पार्टिकल हैं, एक यहाँ पे और दूसरा ये हो गया। इस पार्टिकल को अगर हम कह लें a तो फिर ये पार्टिकल हो गया b। अब देखिए, मान लीजिए a जा रहा है इधर v1 वेलोसिटी से और b जा रहा होगा मान लो इधर v2 वेलोसिटी से। ठीक है भाई, और ये इनके बीच का मिनिमम सेपरेशन है। यानी ये जो d देख रहे हैं, d क्या है? सेपरेशन बिटवीन टू पार्टिकल्स a एंड b, बोथ आर मूविंग विद वेलोसिटी v1 एंड v2। ठीक है, अब ये जो d है इनको ज्वाइन करने वाली ये जो लाइन है, इस लाइन से अगर इतने से एंगल को हम कह दें कि ये अल्फा है और इतने से एंगल को अगर हम कह दें कि ये बीटा हो गया, तो पहला काम है कि हम इन दोनों की वेलोसिटी को रिजॉल्व करेंगे। रिजॉल्व किया जाता है अलोंग द लाइन ऑफ मोशन एंड परपेंडिकुलर टू लाइन ऑफ मोशन। यानी ये जो लाइन देख रहे हैं ना, ये है लाइन, यानी इनको ज्वाइन करने वाली लाइन। तो इनको हम रिजॉल्व करेंगे अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग एंड परपेंडिकुलर टू लाइन ज्वाइनिंग। अब अगर v1 को हम रिजॉल्व करते हैं तो इधर v1 का एक कंपोनेंट होता v1 cos अल्फ़ा और इधर हो जाता ये v1 sin अल्फ़ा। v2 को रिजॉल्व करते तो इधर होता v2 cos बीटा और v2 का इधर एक कंपोनेंट होता v2 sin बीटा। अब देखिए v2 यानी ये जो कंपोनेंट है परपेंडिकुलर टू लाइन ज्वाइनिंग, इनका भी इस्तेमाल करते हैं हम लोग डिफरेंट टाइप के प्रॉब्लम में। अभी हम लोग डिस्कस क्या कर रहे हैं? वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन एंड वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच जो डिफाइंड होता है, जिसे डिफाइन करेंगे आप, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं वेलोसिटी के वो कंपोनेंट जो दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग होते हैं। तो यहाँ इन दोनों को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है वो ये लाइन हो गई, ब्लैक कलर से दिख रही होगी। इसी लाइन के अलोंग जो कंपोनेंट है यानी v1 cos अल्फा एंड v2 cos बीटा, these components are used to define the velocity of separation and velocity of approach between particle A and B। अब यहाँ कैसे डिफाइन करेंगे? तो हमने देखिए ऐसे लिखा भाई, वेलोसिटी ऑफ सेकेंड विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट। तो ये हो गया भाई v2 cos बीटा माइनस v1 cos अल्फा। ठीक है भाई, अब यहाँ पे देखिए इसी को हम लिख सकते हैं, अगर ये सेपरेशन हम लिख लें s या ds, तो इसको अगर हम करें ds अपॉन dt तो ये हो गया v2 cos बीटा
माइनस V1 कॉस अल्फा। ये जो ds अपॉन dt है ये होना चाहिए रेट ऑफ चेंज ऑफ सेपरेशन between the particles, यानी यही ए और बी जो दो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में जो सेपरेशन के इंक्रीज होने का या डिक्रीज होने का जो रेट है वो हो गया ds अपॉन dt। अब देखिए भाई यहाँ पे कुछ नोट करने वाली बात है। पहले अगर यहाँ ये V2 cos बीटा हो गया ग्रेटर देन V1 cos अल्फा, if V2 cos beta is greater than V1 cos alpha, then separation between the particles increases, यानी तब इनके बीच का जो सेपरेशन है वो इंक्रीज होता रहेगा। भाई ऐसे सोचो, दो आदमी हैं एक ही लाइन में दौड़ रहे हैं, एक आगे दूसरा पीछे, आगे वाले की वेलोसिटी ज़्यादा पीछे वाले की वेलोसिटी कम, तो उनके बीच में जो गैप है वो धीरे धीरे बढ़ता रहेगा और इसी बढ़ने के रेट को कहते हैं ds अपॉन dt को वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। ऐसी कंडीशन होगी तो ये पार्टिकल कभी भी एक दूसरे को पकड़ नहीं पाएंगे, समझ गए। ऐसी कंडीशन में दोनों पार्टिकल कभी भी एक दूसरे को नहीं मिलेंगे। ये बात हो गई वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। यहीं पे अगर हम आपसे कहें कि नहीं, मान लीजिए भाई कि V1 cos अल्फा इज ग्रेटर देन V2 cos बीटा, इस कंडीशन में ये जो ds अपॉन dt है ये डिक्रीज होगा। तो इसके जो डिक्रीज होने का रेट है इसी को हम कहेंगे वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। इसी को कहा जाएगा वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। यानी दो आदमी एक लाइन पे दौड़ रहे हैं भाई, और पीछे वाले आदमी की स्पीड ज़्यादा आगे वाले की स्पीड कम, तो एक टाइम आएगा पीछे वाला आदमी आगे दौड़ते हुए आदमी को पकड़ लेगा। और जब पकड़ लेगा यानी पहले पकड़ेगा तो कुछ टाइम के बाद, लेकिन जिस टाइम से दोनों ने चलना शुरू किया तो उनके बीच का जो गैप था, सेपरेशन था, वो धीरे धीरे कम होता जाएगा और एक टाइम आएगा कि वो सेपरेशन 0 हो जाएगा और दोनों पार्टिकल आपस में मिल जाएंगे। ठीक है, तो इससे हम लोग डिफाइन करते हैं वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। समझ गए, इतनी बात क्लियर हो गई। और ऐसी कंडीशन में इनके बीच का सेपरेशन धीरे धीरे कम होगा और दो पार्टिकल कहीं आपस में मिल जाएंगे। अब इस कंसेप्ट का जो इस्तेमाल करते हैं वो कई तरीके के क्वेश्चन में इस्तेमाल करते हैं। तो अभी हम आपको एक तरीका बताते हैं, बहुत छोटा सा है, आसान सा। इतना क्लियर हो गया होगा, है क्या इसमें? तो इतना क्लियर हो गया होगा। और जैसे ही ये इतना क्लियर हो गया तुरंत देखते हैं अब हम लोग इस पे बेस न्यूमेरिकल कैसे होते हैं, और उन न्यूमेरिकल से भी आप लोग परिचित हैं। और इस पे जो न्यूमेरिकल होते हैं वो बेसिकली जेईई मेंस या नीट में ही पूछे जाते हैं। एडवांस के पर्पज़ का इधर से कोई क्वेश्चन नहीं बनता है। तो अभी हम पहली बात करते हैं। इतना क्लियर हो गया होगा भाई। अब इतना अगर क्लियर हो गया है तो फिर हम लोग आगे चलते हैं। अब आगे चलने के लिए देखिए, नहीं, ये देखिए आपके सामने एक क्वेश्चन बना हुआ है। यानी यहाँ पे एक रेगुलर पॉलीगॉन बना रखा गया। पॉलीगॉन का मतलब जिसमें बहुत सारी साइड हों, लेकिन रेगुलर मीन्स ऑल साइड्स आर इक्वल। यानी ये हैं कितनी, हमको तो यहाँ पे 4-5 दिख रही हैं। यानी जितनी भी साइड्स हों, लेकिन सारी साइड्स क्या हों, इक्वल होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि ये साइड की डिस्टेंस कम, इधर डिस्टेंस ज़्यादा, कहीं डिस्टेंस कोई साइड छोटी कोई साइड बड़ी। ऐसे में ये न्यूमेरिकल फॉर्म नहीं होते हैं।
यानी इसके लिए जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, रेगुलर पॉलीगॉन। रेगुलर का मतलब ऑल साइड्स आर इक्वल। अब यहाँ जो अपना क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, n particles are situated, n particles are situated on the vertices of regular polygon of side length a. All the particles start to move with uniform velocity u in anti-clockwise. Then find when and where they are collide या when and where they are meet। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में देखिए, अब ये पार्टिकल सेम वेलोसिटी से इधर चल रहा है, दूसरा पार्टिकल भी उसी वेलोसिटी से इधर चल रहा है, तीसरा पार्टिकल भी इधर, और ये सब ऐसे घूमते रहेंगे। तो ये सारे के सारे पार्टिकल कब एक दूसरे को पकड़ लेंगे। यानी क्वेश्चन तो बड़ा असंभव सा लग रहा है कि अगर सबकी स्पीड बराबर होगी तो ये कहीं भी नहीं मिलना चाहिए, है ना, लग तो ऐसे ही रहा है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। ये सारे के सारे पार्टिकल मिलेंगे फिजिक्स के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे जो हम अप्लाई करेंगे वो अपना कॉन्सेप्ट वही होगा, कौन सा, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच के लिए। तो देखिए भाई, फिर अब हमने कहा देखो इसकी वेलोसिटी तो u है, समझ गए भाई। अब देखिए इन सब की वेलोसिटी है u, तो ये तो इधर जा रहा होगा और ये इधर जा रहा है u, तो u को अगर हम रिजॉल्व करें एलोंग द लाइन ज्वाइनिंग, दोनों पार्टिकल की वेलोसिटी किधर होना चाहिए, एलोंग द लाइन ज्वाइनिंग। अभी हमने बताया था एलोंग द लाइन ज्वाइनिंग कंपोनेंट से हम लोग डिफाइन करते हैं वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन एंड वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो यहाँ पे देखिए अगर इस एंगल को हम कह दें थीटा, तो ये u का जो इधर कंपोनेंट है वो होना चाहिए u cos थीटा, और ये हो गया u। अब देखिए पीछे वाले पार्टिकल की वेलोसिटी ज़्यादा हो गई, आगे वाले पार्टिकल की वेलोसिटी क्या है, कम, u cos थीटा। तो इनके बीच का सेपरेशन धीरे धीरे कम होता जाएगा और ये पार्टिकल आपस में एक दूसरे को पकड़ लेंगे। तो यहाँ जो इनकी वेलोसिटी है वो वेलोसिटी क्या होना चाहिए, लिखते u माइनस यू कॉस थीटा, और u को अगर कॉमन ले लिया जाए तो ये हो गया 1 माइनस कॉस थीटा। अब ये जो सेपरेशन है इनके बीच में ये धीरे धीरे कम होता जाएगा, समझ गए, ये धीरे धीरे कम होता जाएगा। तो यहाँ साइन कैसा लगा दिया हमने, माइनस, माइनस का मतलब डिक्रीज, क्योंकि u ज़्यादा है, u कॉस थीटा कम, सेपरेशन धीरे धीरे कम होगा, कम होगा, डिक्रीज होगा, डिक्रीज के लिए साइन माइनस इस्तेमाल होगा, और ये ऐसे इंटीग्रेट कर दिया। यानी जब, सॉरी कुछ ज़्यादा जल्दी हो रहा है भाई, समझ गए भाई। तो ये dh/dt कैसा हो गया भाई, नेगेटिव। अब फिर से देखिए, अब यहाँ आ गए क्योंकि अभी हमको थीटा नहीं पता कितना होगा। यहाँ आने के बाद में देखिए ये तो हो गया भाई सेंटर। अब इस सेंटर पे अगर हम इनको ऐसे ज्वाइन करें तो ये बन गया एक ट्रायंगल। इतने एंगल को अगर हम कह लें अल्फ़ा, इसको कह लें अल्फ़ा, तो ये एंगल जो दिख रहा है ये होना चाहिए 2π/n। भाई सेंटर पे कितना बड़ा एंगल बनेगा, 2π/n। n क्या है, नंबर ऑफ साइड, 3 होते तो 2π/3 120 डिग्री बनता, 4 साइड होते 2π/4 90 डिग्री बनता। तो जितनी नंबर ऑफ साइड से डिवाइड किया हो गया 2π/n। अब देखिए इसको भी अगर हम ज्वाइन करें तो ये भी अल्फ़ा होगा और ये एंगल भी अल्फ़ा। अब अगर इस ट्रायंगल में पहले तो इस स्ट्रेट लाइन में हम बात करें तो अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा, देखिए ये एंगल अल्फ़ा प्लस हो गया अल्फ़ा प्लस थीटा, तो ये होना चाहिए था 180 डिग्री, समझ गए भाई। ये अल्फ़ा प्लस थीटा, यहाँ तो 3 लिख गए, तो 2 फटाफट लिखे हमने, यानी अल्फ़ा, ये अल्फ़ा हो गया प्लस अल्फ़ा प्लस थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब ट्रायंगल की अगर बात करें, हमने लिखा फ्रॉम ट्रायंगल,
तो ट्राइंगल में हमको एंगल दिख रहा है अल्फ़ा प्लस 2π/n प्लस अल्फ़ा इज इक्वल टू 180 डिग्री। यानी इन दोनों इक्वेशन से एक बात पता चली फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इनसे ये पता चला कि ये जो थीटा है वो 2π/n होना चाहिए, जिसमें n क्या होगा, नंबर ऑफ साइड। 2π/n होना चाहिए और n क्या होगा, नंबर ऑफ साइड। जितनी साइड होंगी आपके पॉलीगॉन में, मिनिमम तो 3 होंगी, मैक्सिमम कुछ भी हो सकती हैं, तो नंबर ऑफ साइड हो गया। तो इसे अगर हम लिखते हैं कि ये माइनस ds इंटीग्रेशन इज इक्वल टू u1 माइनस कॉस, और थीटा को लिख दिया 2π/n, इधर हो गया dt, इंटीग्रेट करते तो देखिए t इज इक्वल टू 0 पे इनका सेपरेशन कितना था, a, और जब t हो गया टाइम t तो इनका सेपरेशन हो गया 0। अब इन्हें इंटीग्रेट करेंगे तो a इज इक्वल हो गया u1 माइनस कॉस 2π/n इंटू टी। समझ गए भाई। तो यहाँ से जो हमको टाइम मिलेगा वो टाइम हो गया a/2 a/v, सॉरी ये हो गया 1/u। तो लिखा हमने 1 माइनस कॉस 2π/n, जिसमें n क्या होना चाहिए, नंबर ऑफ साइड्स। समझ गए भाई। अब यहाँ दूसरी बात भी हो सकती है कि ड्यूरिंग दिस टाइम इंटरवल किस पार्टिकल ने कितना डिस्टेंस चला है, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो अगर हम इनके डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट इनका जो होगा वो अगर हम यहाँ लिखते हैं डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होना चाहिए फिर, वेलोसिटी इनटू टाइम। तो ये हो जाना चाहिए ut, तो u लिखा, टाइम की जगह पे हमने लिखा a/u 1 माइनस कॉस 2π/n, n है नंबर ऑफ साइड, u कैंसिल हो गया a/1 माइनस कॉस 2π/n। यानी ये हर पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट होगा। ड्यूरिंग दिस टाइम इंटरवल, ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, each particle travel displacement a/1 minus cos 2π/n, where n is the number of sides। समझ गए भाई, where n is the number of sides of polygon। इतना क्लियर हो गया। अब इतना क्लियर हो गया तो देखिए फिर इसके ये जो फार्मूला बन गया हमारा, इसी को हम इस्तेमाल करेंगे ऐसे क्वेश्चंस के लिए। तो अब हम आपको दिखाते हैं भाई क्वेश्चन। इतना क्लियर हो गया। अब इतनी बात अगर क्लियर है तो बाकी भी सब क्लियर होगा, और बाकी सब क्लियर कैसे होगा तो वो अभी हम लोग चेक कर लेते हैं। ठीक है भाई। तो उसके लिए ये देखिए आ गया भाई एक क्वेश्चन। अब जब हम यहाँ पे पहुँचते हैं तो यहाँ देखिए n कितना होगा, फिर n जो है हमारा नंबर ऑफ साइड, वो नंबर ऑफ साइड कितनी होंगी भाई। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ साइड हैं वो हो गई 3। वेलोसिटी सबकी u है, साइड लेंथ a है, तो यहाँ टाइम क्या होना चाहिए, हम लिखते a/v, और 1 माइनस कॉस 2π का मतलब हो गया 360/3 करते, तो ये हो गया फिर a/v 1 माइनस कॉस 120। कॉस 120 होता है माइनस हाफ, है ना। तो फिर यहाँ से मिल गया टाइम, और कितना टाइम मिलेगा, कहेंगे 2a/3v। ये मिल गया भाई टाइम। अब इस टाइम के अलावा अगर हमको यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट निकालना होता तो डिस्प्लेसमेंट इसका क्या होता, लिखते a/1 माइनस कॉस 2π/n,
और यहाँ से हम कैलकुलेट करते तो होता 2a/3। समझ गए भाई? तो इतना डिस्प्लेसमेंट चलना पड़ेगा इन केस ऑफ ट्रायंगल। दूसरा देखिए नेक्स्ट, तो नेक्स्ट एग्जाम्पल में क्या बना हुआ है, हमारे पास में एक स्क्वायर है। स्क्वायर में 4 पार्टिकल हैं इसके कॉर्नर पे, साइड लेंथ इसकी a है। सारे के सारे पार्टिकल देखिए एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज सेंस में चलते नजर आएंगे। यहाँ पर भी सारे पार्टिकल एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं। सभी पार्टिकल की वेलोसिटी सेम है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी u है। अब ये ऐसे घूम रहे हैं, तो यहाँ पे नंबर ऑफ साइड की अगर हम लोग बात करें तो इस पे जो नंबर ऑफ साइड है वो कितना होगा, 4। तो यहाँ अगर हम टाइम की बात करें तो a/v 1 माइनस कॉस 360/4, तो कॉस 90 हो गया 0, यानी टाइम हो गया a/v। तो ये a/v टाइम में सारे के सारे पार्टिकल एक दूसरे को कैच कर लेंगे। अब अगर यहीं पे इनका हम डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो लिखते a/1 माइनस कॉस 360/4, फिर कॉस 90 0 हुआ, तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया a, यानी सबको a चलना पड़ेगा, a डिस्प्लेसमेंट, और टाइम कितना लगेगा a/v। तो इतने टाइम में इतना डिस्प्लेसमेंट होगा, और यही इन चारों पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट होगा। अगर इतनी सी बात क्लियर है तो हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए हेक्सागन बना हुआ है। अब ये हेक्सागन बना हुआ है तो यहाँ नंबर ऑफ साइड कितनी होंगी, 6। तो एंगल कितना हो जाएगा फिर 60 डिग्री। थीटा कितना हो जाएगा, अरे भाई 360/6, ये हो गया 60 डिग्री। तो यहाँ अगर हम टाइम कैलकुलेट करें इनका, तो यहाँ जो टाइम होगा वो टाइम होगा a/ लिखते v 1 माइनस कॉस 60 1/2, तो ये हो गया था 2a/v। और डिस्टेंस अगर इसकी हम कैलकुलेट करें तो होता a/1 माइनस कॉस 60 1 माइनस कॉस 60 1/2, तो फिर से आपको मिल गया 2a। तो ये इस तरीके से किस पार्टिकल का कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, किस पार्टिकल को कितना टाइम लगेगा, ये हम लोग ऐसे कैलकुलेट कर लेंगे। कब कैलकुलेट कर लेंगे, जब हमको अपना फार्मूला याद होगा कि टाइम इज इक्वल टू साइड लेंथ अपॉन, जब हम इस फार्मूले को याद रखेंगे, टाइम इज इक्वल टू साइड लेंथ अपॉन v 1 माइनस कॉस 360 नंबर ऑफ साइड। बस इसी फार्मूले से इस तरीके के जितने भी क्वेश्चन होंगे वो बड़े आराम से आप लोग सॉल्व कर लेंगे। किस पार्टिकल का कितना डिस्प्लेसमेंट होगा वो भी आप यहाँ से इस फार्मूले की हेल्प से कैलकुलेट कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो अब नेक्स्ट तरीके के क्वेश्चन के लिए अगले वीडियो में देखते हैं हम लोग फिर, ठीक है। या अभी एक चीज़ हम आपको और बताते हैं, इसमें और भी एक शॉर्टकट हो सकता है, तो जितनी पॉसिबिलिटीज़ है वो हम सारी आपको बता देते हैं। तो देखिए जैसे ये हमने ट्रायंगल बनाया, अब हम कह रहे हैं कि एक पार्टिकल इधर चल रहा है भाई u वेलोसिटी से, दूसरा इधर जा रहा है u वेलोसिटी से। साइड लेंथ कितनी है a, कुछ ना करें तो दोनों पार्टिकल की वेलोसिटी को रिजॉल्व करें अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग। ऐसा करेंगे तो इसको तो रिजॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन ये एंगल 60 डिग्री होगा, तो इसका जो इधर कंपोनेंट है वो हो गया u cos 60। अब बोथ वेलोसिटी कंपोनेंट आर इन अपोजिट डायरेक्शन, बोथ वेलोसिटी कंपोनेंट्स आर इन अपोजिट डायरेक्शन, देन रिलेटिव वेलोसिटी मस्ट बी u प्लस u cos थीटा। समझ गए भाई? तो u को अगर कॉमन लें तो 1 प्लस 1/2, मतलब क्या हुआ भाई 2, ये तो क्या होता है यार, समझ गए भाई? तो ये हो गया देखो u 1 प्लस 1/2, यानी ये मिल गया 2u/3।
अब डिस्टेंस कितनी चलनी पड़ेगी इनको a, तो हम टाइम यहाँ निकाल सकते थे साइड लेंथ अपॉन रिलेटिव वेलोसिटी, तो यहाँ से भी हम 2a/3b कैलकुलेट कर लेंगे। समझ गए भाई? यही काम चाहे तो हम, इतनी बात समझ में आ गई भाई? इतना तो क्लियर हो गया होगा, ठीक है, क्योंकि बहुत आसान सी बात है, रिलेटिव निकाल लें। अब देखिए यहाँ पर भी हम दूसरे क्वेश्चन में अगर हम फार्मूला भूल जाते हैं, इन केस अगर इन केस हम अपना फार्मूला भूल जाते हैं तब इसकी हेल्प लेंगे। तो देखिए ये पार्टिकल जो है अपना इधर जा रहा है भाई v वेलोसिटी से, इसी समय इधर वाला पार्टिकल इधर जा रहा होगा v वेलोसिटी से। अब इनके बीच में एंगल क्या हो गया 90 डिग्री, तो इधर करते हैं हम तो क्या हो जाता है v cos 90 मतलब 0। यहाँ अगर हम रिलेटिव निकालें v रिलेटिव, तो v रिलेटिव कितना हो गया v माइनस v cos 90 यानी v हो गया। और टाइम के लिए हम लिख सकते थे साइड लेंथ अपॉन रिलेटिव वेलोसिटी, तो ये हो गया था a/v। समझ गए भाई? यानी इस तरीके से भी हम ऐसी प्रॉब्लम को तुरंत सॉल्व कर सकते हैं। इतना भी क्लियर हो गया होगा। ये तब करेंगे जब हम अपना फार्मूला भूल जाएंगे, ठीक है भाई? इसके अलावा अभी देखिए हमने जो हेक्सागन बनाया था उसमें भी आप ऐसे ही कर लेंगे रिलेटिव वेलोसिटी, तो आप आराम से टाइम निकाल लेंगे। अब देखिए जो हमारा पहले मेन क्वेश्चन था, जो मेन कॉन्सेप्ट था, व्हेन एंड वेयर दे आर मीट टुगेदर, व्हेन एंड वेयर, यानी सोचने वाली बात थी व्हेन एंड वेयर, यानी व्हेन तो पता चल गया कि कब मिलेंगे, लेकिन वेयर अभी बाकी रह गया, तो उसको भी इसी समय देख लेते हैं। तो उसके लिए देखिए फिर देखिए जैसे ये ट्रायंगल है, अब ये सब के सब अप्रोच कर रहे होंगे, तो ये जो ट्रायंगल है वो इनफाइनाइट छोटे छोटे ट्रायंगल में डिवाइड होता जाएगा, और इस तरीके से लास्ट में एक पॉइंट बचेगा केवल, और ये सारे के सारे पार्टिकल उसी पॉइंट पे आकर के कोलाइड हो जाएंगे। तो यानी क्योंकि रेगुलर साइड है, हर तरफ से साइड छोटी होती जाएगी, ट्रायंगल हमारा छोटा होता जाएगा, साइड लेंथ इसकी कम होती जाएगी, यानी ये जो एक अकेला ट्रायंगल था वो इनफाइनाइट ट्रायंगल में डिवाइड हो जाएगा। लास्ट में क्या बचेगा पॉइंट, और उसी पॉइंट पे हमारे सारे के सारे पार्टिकल आकर के आपस में कोलाइड कर जाएंगे। तो अगर ये होता है स्क्वायर, तो फिर ये ब्रेक होता इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्क्वायर्स में, धीरे धीरे छोटा होता होता, फिर बचता है एक बिंदु यानी एक पॉइंट, उसी पॉइंट पे आके सबके सब लड़ जाएंगे, तो कहाँ मिलेंगे सेंटर पे। यानी जो भी पॉलीगॉन होगा रेगुलर पॉलीगॉन, उसके सेंटर पे जाके सबके सब मिलेंगे, और ड्यूरिंग दिस टाइम सबके डिस्प्लेसमेंट भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, सबको कितना टाइम लगेगा वो भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये उम्मीद है कि ये बात समझ में आ गई होगी, और इसे एक बार आप केवल देख लेंगे तो सारी प्रॉब्लम आपकी इस तरीके की न्यूमेरिकल की ख़त्म हो जाएगी, ठीक है भाई? तो इसी के साथ फिर दूसरे तरीके के क्वेश्चन में चलते हैं, यानी दूसरी वैरायटी के जो क्वेश्चन होते हैं जहाँ पे हम इस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है? तो उनको फिर देखते हैं। अभी यहाँ के लिए क्या हो गया, कहेंगे जय हिंद जय भारत।